सो हे गुड मॉर्निंग गाइज, मैं अंशुमान आज आप लोग के बीच आया हूँ। और अगर आप फार्मेसी एरिया से यानी फार्मेसी क्षेत्र से हैं या फिर अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कैसे इसका प्रिपरेशन करें, कैसे इसमें फॉर्म भर के फिलअप करके या आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसमें सैलरी ग्रोथ क्या है, आइए एक जाने माने भाई से जानते हैं। और फार्मेसी पास आउट हैं तो ये पहले एकेडमिकली में काम कर चुके हैं 6 मंथ, फिर ये अपने योग्यता से अमृत फार्मेसी एम्स पटना में ज्वाइन किए। तो आइए क्या कुछ है इनके बारे में जानते हैं आज डिटेल से। सो वेलकम अभिमन्यु भाई हमारे पॉडकास्ट में, आज के इस स्पेशल पोस्ट कार्ड में एपिसोड 2 में। तो आज आप बताइए हमारे दर्शक को, आइए जानते हैं हमारे दर्शक को कि कैसे आपने प्रिपरेशन करा, कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्या सैलरी ग्रोथ है, और फिर आने वाली जो भी अभी नई नई वैकेंसी निकली है राजपथ, भारत राजपथ की, बहुत ही अच्छी है जो कि फार्मेसी ऑफिसर का होने वाला है। तो आइए इनसे जानते हैं और इनका स्वागत करते हैं। थैंक यू अंशुमन, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। इसके लिए मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं अभिमन्यु कुमार, एज ए बी फार्म पास आउट एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द BSPC, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और अभी मैं पिछले 3-4 महीने से मैं एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर रहा हूँ इन अमृत फार्मेसी एम्स पटना में। तो इसके एक्सपोज़र के बारे में मैं आपके दर्शकों के बीच बताना चाहूँगा कि कैसे अगर एक कोई रजिस्टर्ड, अगर कोई डी फार्म है या बी फार्म पास आउट है, ठीक है, तो डी फार्म बी फार्म पास आउट है तो उस पर्सन को कैसे वो अमृत ज्वाइन कर सकता है या आने वाले टाइम में किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में एज ए फार्मासिस्ट बन सकता है। तो उसके लिए एक बेहतर आइडिया मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई पर्सन डी फार्म है या बी फार्म पास आउट है तो उस पर्सन को क्या करना होगा कि पहले उसको अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जो जाते कि हैं, है कि बिहार फार्मेसी काउंसिल, यही है ना? तो यस, उसका लोकेशन क्या है? उसका लोकेशन है आपका गांधी मैदान से आगे, BM दास रोड, बी एम दास रोड, हाँ। BM दास रोड में उसका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले काउंसिल। तो कि आप फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन, आप अब तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वहाँ पे पेपर फिर के लिए कॉल आएगा, लेकिन अभी तक तो कॉल नहीं आया है बहुत बच्चों का। इनका सिस्टम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, लेकिन कोई नहीं, आने वाले टाइम में आई थिंक सही हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल चलिए बिल्कुल। तो इसके हाँ, आगे जानते हैं, ठीक है। इसके आगे यही प्रोसेस है कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर हो गए हैं तो फिर आप कहीं भी ऑल इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे सारे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है। बट अगर जैसे कि अमृत फार्मेसी है तो अमृत फार्मेसी HLL के अंदर में आता है, और अमृत के अंदर कोई भी किसी भी स्टेट से वो अप्लाई कर सकता है और वो अपने अमृत फार्मेसी से जुड़ सकता है। तो अगर कोई फ्रेशर है, जस्ट वो बी फार्म पास आउट है या डी फार्म पास आउट है और हाँ, साथ में उसके पास रजिस्ट्रेशन है, तो वो आसानी से अमृत फार्मेसी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेशर को एलिजिबल किया गया है। वहाँ पे भी अलग अलग कैडर बटे हुए हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट कहलाएंगे, और आपको 2 साल अच्छा। 4 साल का आपने एक्सपीरियंस हो गया आपने तो जब ने ज्वाइन किया तो क्या प्रोसेस उसका रहा HLL में, कि आपने कैसे ज्वाइन किया? आप तो मतलब जैसे अगर कोई फ्रेशर है तो फ्रेशर कैसे ज्वाइन कर सकता है इसको, कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। HLL खुद अपने वेबसाइट पे इस चीज़ को, नोटिस को सर्कुलेट करती है, और वो टाइम टू टाइम विज़िट करते रहना होगा, या फिर आप जो भी फार्मेसी के चैनल है वहाँ पे अपडेट आते रहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर उस तरह का वैकेंसी आता है तो उसका एक प्रॉपर फिर प्रोसेस है कि आपका इंटरव्यू के लिए आएगा। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू और साथ ही साथ रिटन, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो एक रिटन पेपर होता है, 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसमें आप आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है, जो कि केरल की ये कंपनी है, तो केरल से उनके HR और बाकी सारे मेंबर्स आते हैं, और वो फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। और आपके आसपास के रीजन में, अभी जैसे देवघर में, एम्स देवघर में अभी आया हुआ है, तो इस तरीके से हर स्टेट में ये ऑल इंडिया जितने भी जगह आसपास के हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स हैं
या फिर IGMS हो गया, IGMS PMCH, तो ये PMCH। बिहार की बात कर रहे हैं। ऐसे ऑल इंडिया जितने भी स्टेट में बड़े बड़े कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अमृत का ब्रांच है, और वहाँ पे एज और सबसे मेन इसका अच्छी बात यह है कि अमृत में जो भी एज ए स्टाफ वर्क करते हैं वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही होते हैं। इनका क्वालिफिकेशन ही उन्होंने कर रखा है कि अगर वो डी फार्म बी फार्म पास आउट है तभी वो एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक फ्रेशर कैंडिडेट को सीखने के लिए। जैसे मैं अभी एम्स पटना में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कि अब सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे हर तरह के प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, तो आप प्रिस्क्रिप्शन को रीड करेंगे, फिर एक नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, गैदरिंग ज़्यादा है, तो आप उन प्रेशर को हैंडल करना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे डोज में, कितने डोज में दिया जाता है पेशेंट को दवा, उसके डोज सारे। कैलकुलेशन जो होती है हाँ बेसिकली हमारे फार्मेसी में जो सिखाई जाती है हाँ, और वो फिर मेनली बताया जाता है। उसके साथ साथ आपको बेसिक जो एब्रिविएशन बताया गया कि ओडी चलेगा या बीडी चलेगा, तो ये सब आप प्रिस्क्रिप्शन रीड करना जान जाएंगे। फिर उसके कंपोजिशन के बेसिस पे कौन से ब्रांड की दवा दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि अमृत में ब्रांडेड और साथ ही साथ जेनरिक। जेनरिक दवाइयाँ नहीं कर सकते, लेकिन लोकल ब्रांड की दवाइयाँ अवेलेबल होती। अच्छा। तो एक चीप और बेस्ट दवाइयाँ आपको सस्ते दामों में अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अच्छी दवा जो कि सरकार मुहैया करा रही है, ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आम नागरिक को जो उसका बजट फ्रेंडली के लिए एक अच्छी चीज़ बजट है। एंड पॉकेट फ्रेंडली के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मानी गई हाँ, है। इसमें 50 to 90% दवाइयों का मार्जिन है। एमआरपी पे अगर हम देखेंगे तो 50 से 90% तक। और साथ ही साथ अमृत आज के टाइम में इम्प्लांट, जो पेशेंट आईपीडी में एडमिट होते हैं और उनको जो इम्प्लांट के इंस्ट्रूमेंट है वो भी अवेलेबल करवाती है अमृत। तो दवाइयों के साथ साथ इम्प्लांट के भी मटेरियल्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर 12th के बच्चे आफ्टर 12th, जैसे कि 12th करने के बाद जो बच्चे हैं वो कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं, फार्मेसी फील्ड में? वो मैथ से है या फिर बायो से है, ठीक है। ये एक ऐसा कोर्स है डी फार्म या बी फार्म, इसके लिए दोनों कोर्स वाले बच्चे यानी एलिजिबल है। आइदर वो मैथ ले रखे हैं या बायो ले रखे हैं, आफ्टर 12th वो बी फार्म और डी फार्म कर सकते हैं। अगर 12th पास आउट है तो डीसीसी का एग्ज़ाम होता है, डीसीसी के थ्रू सीधे ये पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आप डायरेक्ट जो है कि डिप्लोमा कर सकते हैं डी फार्म। और कोई पर्सन 4 साल के लिए करना चाहता है, तो ग्रेजुएट होना चाहता है, तो उसके लिए बी फार्म का कोर्स है, ठीक है। 4 साल का बी फार्म का कोर्स होता है। इसमें फर्स्ट ईयर अगर कोई पर्सन मैथ से है तो उसे बायो पढ़ना पड़ता है, और अगर कोई बच्चा बायो से है तो वो मैथ से पढ़ेगा। ऑप्शनल और रहता है, हाँ मैथ या बायो मतलब, कोई भी आप लोग चूज हाँ कर मतलब सकते हैं। चेंज हो जाए। मैथ या बायो आप हाँ, दोनों में से कोई एक चूज कर कोई सकते हो, भी है ना? एक सब्जेक्ट चूज हो सकता है, ठीक है। ये 4 साल का कोर्स है। इसमें 5th सेमेस्टर में पर्सन को हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ना पड़ता है, और हॉस्पिटल फार्मेसी में 1 मंथ का इंटर्नशिप भी करना होता है, ताकि वो प्रिस्क्रिप्शन और इन सब चीज़ों के बारे में वो जान सके। और अगर कोई पर्सन 5th सेम के बाद 7th सेम में उसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ये कोर्स करना होता है। बाद में अभी ये क्या हो चुका है कि चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी फार्मेसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और कोर्सेस भी चेंज हुआ है। तो इसके साथ अब 5th सेम में ही आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड करना है या फिर हॉस्पिटल ओरिएंटेड। हॉस्पिटल ओरिएंटेड। तो वहीं पे आप सेपरेशन हो जाएगा। अगर आपका पहले से माइंडसेट है कि आप हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हॉस्पिटल के लिए तो आप वहीं पे 5th सेम में ही डिसाइड कर लेंगे। और 7th सेम में ये चीज़ जो है कि आगे कंटिन्यू नहीं होगा। पहले का प्रोसेस अलग था और अभी के चीज़ों में चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब तो जैसे सुनने में आया कि नई नई सिलेबस जो है वो अपडेट हो चुकी है, हाँ, जैसे कि एआई हो गया, एआई क्लिनिकल ओरिएंटेड फार्मेसी, हो गया ये है। सब इतना सारे मतलब अपडेट हो चुके हैं। हाँ, सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव आया है। जो नए एजुकेशन पॉलिसी फार्मा में आया है 7th सेम, ये जो अभी नए रूल रेगुलेशन चेंजेस हुए हैं उसके बेसिस पे। आप जब थे, मतलब आप जब का ज्वाइनिंग जब से हुआ है, आप किस लेवल का पे सैलरी आपको मिल रहा है अभी? अभी लेवल 5 का सैलरी मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो सैलरी इसमें
कम है, बट इन फ्यूचर आप जैसे एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे कहीं दूसरे हॉस्पिटल या फिर जो भी आपको, जैसे ECHS और ESIC का क्या है कि उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। अगर कोई पर्सन डिप्लोमा है या बैचलर है, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो फिर डायरेक्टली वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, वो बिल्कुल इंटरव्यू बेसिस पे होता है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पा सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है अगर आप एज ए फ्रेशर हैं तो। तो आप में जब से मतलब आप ज्वाइन किए हो तब उसमें आपके क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या फ़नीस्ट मोमेंट रहा है, कृपया आप बताएं मुझे। इसमें डिफ़िकल्टीज़ स्टार्टिंग में आपको आएंगे कि प्रिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, जैसे आप ऑर्थो का प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि डॉक्टर ने लिखा क्या है। फिर आपको वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि आप उस प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंशन, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेडिसिन डॉक्टर लिख रहा है बार बार, तो एक रिपीट होते सीक्वेंस जाएगा होता तो है। हाँ, वो फिर आपके चीज़। माइंड में आ जाएगा कि अच्छा इस प्रिस्क्रिप्शन में ये दवाएं जाती है और इसका ये डोज है, इस तरीके से डोज है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग की डिफ़िकल्टीज़ यही थी मेरे को ऑर्थो वाले प्रिस्क्रिप्शन में। और कुछ कुछ डॉक्टर्स के हैंड राइटिंग क्लियर नहीं होता है प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन, तो हमें फिर हम सोचते हैं कि या तो दवा वो लेफ़्ट कर दे, उस पेशेंट को गलत दवा नहीं दे सकते। जब तक हम क्लियरली कंफर्म नहीं रहते तब तक हम उस पेशेंट को दवा नहीं देते हैं। तो ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में। अब तो हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज़ से। तो फनीएस्ट मोमेंट क्या रहा? अ, बहुत अजीबो गरीब मतलब मोमेंट बहुत सारे हैं, क्योंकि पेशेंट का गैदरिंग इतना ज़्यादा रहता। ऑफ कोर्स सर। हाँ, तो पेशेंट कभी बोलेंगे कि कैश में पेमेंट करेंगे, फिर कोई इशू हो जाता है या पेमेंट नहीं हो पाता है, तो वो कार्ड कैश का इशू एक रहता है। फिर जब हमारे काउंटर बंद होने वाले रहते हैं, तो भैया भैया मेरा ट्रेन छूट रहा है, जो प्लीज़ मतलब कि हमको दवा दे दीजिए। और उस बीच 4-5 लोग और होते हैं, अगर आप एक पर्सन को देंगे तो पीछे वाला भी पर्सन आपसे यही उम्मीद में होगा। ज़रूर ज़रूर, हाँ होता ही है, तो अक्सर ये होता है। हाँ, कभी कभी ये चीज़ को देखते हैं, एक ह्यूमैनिटी होता है कि ठीक है 10 मिनट और ड्यूटी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो चीज़ें आपको एक दिन, जैसे हर दिन का ये टाइम है ना, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा पर्सनल भी टाइम है, तो कोशिश करते हैं कि एक टाइम के बाउंडेशन में काम करने का। फिर लास्ट में पूरा जो हिसाब किताब करके देने का, तो उसमें कहीं कार्ड कैश इशू है, तो एक है मतलब आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लगेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से काम करना है। एक आपके ऊपर जिम्मेदारी होगा कि आप इसके अंडर में 8 आवर का ड्यूटी आपको करना ही है, क्योंकि आप अगर काउंटर छोड़ के जा रहे हैं तो पेशेंट आपका वेट करेंगे कि आएंगे सर तो आपको दवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और कभी-कभी पेशेंट को जैसे डोज बताया जाता है, तो एक ऐसे ऐसे ही पेशेंट था, उसको बोला गया था कि नाक में इन्हेलर लेना है, तो वो कान में डाल के आ गया था और कह रहा है कि ठीक नहीं हुआ है ये चीज़। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि दवा को आप कैसे रिटर्न करें, मैं उस पे आई बटन पे आपको मैं दे दूंगा लिंक। तो फिर आप फिर तो आगे हम जानते हैं कि एकेडमिकली में आप जब काम किए थे तो उसमें कितने दिन आप काम किए थे, उसमें से क्या एक्सपीरियंस आपको मिला था? जैसे जी। कि अभी तक अब आप लोग अब भी बहुत सुन रहे हो कि लाइक एकेडमिकली एकेडमिकली है। एकेडमिकली तो वर्ल्ड वाइड है, फेमस है, ऑफ कोर्स फेमस है क्योंकि इन लोगों ने बनाया, ऑफ कोर्स मिस्टर अभिमन्यु ने। तो यही लोग से शुरुआत तो इंडेक्स हुआ, बेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो आइए जानते हैं इसे कुछ एकेडमिकली के बारे में भी। अगर देखा जाए तो मैं एकेडमिकली में पिछले 6 महीने से काम कर रहा था, और इस पिछले 6 महीने में मैं एकेडमिकली में अकरम सर के अंडर गाइडेंस बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ भी। मैं जॉब्सली पे वर्क कर रहा था। जॉब्सली उनका पूरी तरह एक हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया था, उस पे सारा जिम्मेदारी एक तरह से मेरे ही ऊपर था कि किस तरीके से जॉब्सली को बिल्ड करना है, किस तरीके से उसको ग्रो करना है। और जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशन है, आइदर वो डॉक्टर, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट, इन सब के लिए उन्होंने एक वन वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया था।
तो उसमें हर नए तरह के जॉब और क्या उसके जॉब रोल हैं, पीवी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सीआरसी, सीडीएम, ये सब जितने भी नॉन क्लिनिकल जॉब्स थे उस पे हमने बहुत अच्छे से काम किया था। काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि एज ए फार्मासिस्ट के अलावा भी आप नॉन क्लिनिकल रोल्स में भी आप काम कर सकते हैं। टेक्निकली वो जॉब रोल था मेरे लिए। फिर उसके बाद एम्स का एक एक्सपोज़र था, तो मैंने सोचा कि एम्स को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं, साथ ही साथ इंटर्नशिप जो कि तो हमारे मित्रों, जैसे कि आप लोग ने जानते होंगे कि एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ हमारे सेंट्रल सरकार से, जो कि एक भारत का राजपत्र है, द गैजेट ऑफ इंडिया। तो उसमें लेवल अलग अलग मतलब फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो क्या कुछ अमेंडमेंट हुई है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, आइए अभिमन्यु भाई से जानते हैं। हाँ, तो जो भी हमारे दर्शक हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है फार्मेसी जगत में। हम तो इसको एक बहुत बड़ा चेंज देखते हैं, क्योंकि गैजेट ऑफ इंडिया में पहले जो अभी के नए राजपत्र में ये देखने को मिला है कि अब जो भी फार्मासिस्ट के जॉब आएंगे उसे पहले फार्मासिस्ट बोलते थे, अब फार्मेसी ऑफिसर के जॉब रोल पे आएंगे और ये ग्रुप बी का जॉब होगा, जो कि लेवल 7 से स्टार्ट ही होगा। पहले लेवल 5 पे ये जॉब स्टार्ट होता था, बट अब जो है कि लेवल 7 पे ये जॉब स्टार्ट होगा। तो पे स्केल 4600 पे ग्रेड पे, मिनिमम बेसिक पे जो होगा वो 4600 पे ग्रेड होगा। तो पे ग्रेड भी चेंज हुआ है, जिससे स्टार्टिंग में सैलरी 70 to 80,000 का सैलरी बनेगा। तो एक काफ़ी अच्छा पे स्केल है और ये इसका और इसका जो प्रमोशन। मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी फार्म रखा गया, यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। और फिर आप उसे प्रमोशन कर सकते हैं, उसे मतलब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा उस तरह से आप आगे प्रमोट होते चले जाओगे इसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है और फार्मेसी जगत के लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया तो भी फार्म सेट कर रखा। और डिप्लोमा मतलब कि देखिए पिछले बार जो वैकेंसी निकली थी उसमें कितने कुछ तो पद खाली रह गए थे, कितने पद खाली रह गए? 1600 पद अभी भी, अगर बिहार सरकार की बात करें, बिहार में 2324 पोस्ट के आसपास वैकेंसी आई थी, जिसमें से 800 से 900 लोग पूरी तरह उनके मेरिट लिस्ट में आया। बाकी अभी भी पोस्ट खाली है। तो मुझे लगता है कि ये नए जो गैजेट आए हैं उसको बिहार सरकार बिहार में भी लागू करनी चाहिए और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बी फार्म स्टूडेंट को भी, कि जो बी फार्म पास आउट है उन्हें भी एक सामान्य मौका मिलेगा। जो डिप्लोमा केवल छात्र एलिजिबल थे, अब दोनों छात्र एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये भारत सरकार के नोटिस में ही इसके राजपत्र में ही मेंशन है कि जो फार्मेसी ऑफिसर का पोस्ट होगा, डिप्लोमा वाले के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी होगा 2 साल 3 साल का, और जो बी फार्म होंगे वो फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा और मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द लागू किया जाए बिहार सरकार के अंदर। जो भी बी फार्म पास आउट है उन्हें एक मौका मिलेगा फार्मेसी ऑफिसर बनने का। तो धन्यवाद अभिमन्यु। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। तो जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और नए नए अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो भाई का चैनल है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और आने वाले समय में हम इंडस्ट्रियल पर्सन से भी जाके मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आप फार्मेसी के बाद कैसे इंडस्ट्री में जा सकते हो, उनका क्या सैलरी ग्रोथ है एंड ऑल। थैंक यू अगेन आप लोग का।